पर दूसरे लोग आकर कब्जा हो, राजनीति करें। और मेजा का निर्णय बाहर के लोग करें, यहाँ के भाई भाई को लड़ाएं, यहाँ पर जाति धर्म मजहब की राजनीति को फैलाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सबको भाईचारे के साथ एक होकर, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस दल का व्यक्ति हो, जहाँ अपने क्षेत्र जन्मभूमि और कर्मभूमि की भावना हो, वहाँ अपनी मातृभूमि के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अच्छा, आप कितने बार जेल जा चुके होंगे? एक जो अंदाज हो आपका वो बताइए, कितने बार जो जनता के प्रति जेल जा चुके होंगे? देखिए, मुकदमे तो मेरे ऊपर कई हुए हैं, लेकिन मैं 2-3 बार ही जेल गया हूँ। और जनता के मुद्दों पर जो मुकदमे हुए हैं, मतलब खुद के मुद्दे पे जेल नहीं गए? नहीं, हमारा व्यक्तिगत किसी से भी आज तक व्यक्तिगत मामलों में 151 भी मेरे ऊपर नहीं हुआ होगा। एक आक मुकदमा हुआ था गलतफहमी में, वो भी खत्म हो गया। तो जो भी मेरे ऊपर है, सरकार बनाम बाबा तिवारी, सरकार बनाम सर्वेश तिवारी, यही मुकदमे हैं, जनहित के मुद्दों पर लड़ते हुए मुकदमा हो। खैर, मैं इसे नहीं मानता कि अच्छा, इतना मुकदमा हुआ एक जनता के लिए, तो वो जनता आपको वंचित क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, और मेजा की जनता के लिए भी है कि आखिर जो बाबा तिवारी इसी जनता के लिए कई मुकदमे झेल रहे हैं, कई बार जेल गए, कई बार लाठी खाए हैं, तो जनता क्यों आपको वंचित कर रही है उन सब चीजों से? ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोग मुझे नहीं समझ पाए या मैं लोगों को नहीं समझ पाया। राजनीतिक अनुभव की कमी थी। देखिए, आप कैमरे पे जिनको देख रहे होंगे, अभी हमारे साथ बाबा तिवारी उर्फ सर्वेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे अहम मुद्दे पे बात करेंगे, इनका जो बीता हुआ कल है उस पे जो है हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले भैया ये बताइए कि आप मेजा में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें आप संकटों का सामना न करते हो। जब भी निकलते हैं तो हमेशा गरीबों के प्रति आप खड़े रहते हैं, चाहे वो शादी हो या ब्याह हो, आपसे जो भी हो पाता है उनकी आर्थिक मदद जरूर करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आदमी अगर सामाजिक जीवन में है जी, अगर ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत भी कुछ उसको ताकत दी है जी, तो उसको लोगों की मदद करनी चाहिए, जो उससे कमज़ोर लोग हैं। मैं हमेशा इस सिद्धांत पर काम किया हूँ। देखिए, मैं बहुत साधारण घर का हूँ और मैंने गरीबी को बड़ी नज़दीक से देखा है। और आप सुने होंगे कहावत कि जेकरे पैर न फाटे बवाई ऊ का जाने पीर पर आई। तो मैं गरीबी बहुत नज़दीक से देखा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी की थोड़ा बहुत मदद कर पाता हूँ तो उसके परिवार में खुशियाँ आती हैं और उसका आशीर्वाद कहीं न कहीं मुझे मिलता है। इसीलिए मैं चल पा रहा हूँ, इसीलिए मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। और मैं हमेशा इस सिद्धांत पे काम करता हूँ कि खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊँगा। अच्छा, राजनीति में आप कब आए? कौन सा सन था, कौन सा डेट था जब आप राजनीति में पहला कदम रखे थे? देखिए, मैं लगभग 2005 4-5 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। जी। और वैसे तो मैं शहरों में छात्र राजनीति में छात्रों के साथ आंदोलन, अभियान, बिजली, पानी और छात्र चुनाव में लोगों के साथ मैं सक्रिय रहता था। और मैंने बीएससी के बाद एमएससी किया, एमफिल किया। मैं फर्स्ट क्लास कॉलेज स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं वहीं से शहर से ही राजनीति में आया, लेकिन 2005 में मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। अच्छा, जब राजनीति में आए होंगे उसके बाद राजनीति में कितनी सारे जो है समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है? बहुत समस्या। कितने बार जेल गए? देखिए, बहुत समस्याओं का। जब मैं राजनीति में आया तो मेरे पास उस समय पुरानी मोटरसाइकिल थी। जी। तो बहुत समस्या उस समय। समझिए कि आप गांव में अगर क्षेत्र में, मैं जब देहात में आया तो राजनीति करता था तो लोग हंसते थे कि अब ये भी राजनीति करेंगे। उस समय नौजवान राजनीति में मुझे नहीं लगता, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो गांव की राजनीति में, शहरों में लोग सक्रिय थे लेकिन गांव की राजनीति में युवा सक्रिय। आप समझिए कि जो बड़े बड़े फ्लैग सब लग रहे हैं, उस समय कपड़े का बैनर लगता था, कपड़े पर छपाई होती थी, नाम लिखा जाता था, छपाई से दीवालों पर लिखा जाता था। उस समय से मैं सक्रिय राजनीति। ये बताइए, बाबा तिवारी इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं और मेजा की जनता के लिए काफी कुछ किए भी हैं, गरीबों के लिए भी कुछ किए हैं, तो मेजा की जनता क्यों नहीं आपको कुछ समझ रही है? आखिर बाबा तिवारी इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना संघर्ष करने के बाद जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं दल आड़े आया। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ संघर्ष किया, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा
और लोगों ने नारा भी दिया कि जेठ दोपहरी आधी रात बाबा तिवारी सबके साथ। और आप समझिए सम्मान मिला। 27 साल की उम्र में, 26.5 साल की उम्र में मैं जिला पंचायत हो गया और पूरे जिले में सबसे अधिक वोटों से जीता हुआ मैं जिला पंचायत सदस्य बना। और इस समय मेरी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ जो बिना पार्टी का चुनाव, बिना सिंबल का चुनाव होता है, उसमें तो मुझे सफलता मिल जाती है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में चूंकि सिंबल और दल का बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग मुझे कहते हैं, आपने सुना होगा कि बाबा तिवारी बहुत अच्छा नेता है। तो आप समझिए कि लोग मेरी मदद कर, लेकिन कहीं ना कहीं दल आड़े आता है। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत दल का सिंबल और समर्थन न होने के कारण मुझे विधानसभा में सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा बताइए, अगर ये मेजा की जनता, क्या लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं, कई ऐसे नेता हैं जो शहर में रहते हैं और अपने जो जन्मभूमि है उसे छोड़ चुके हैं, मगर आप अपने जन्मभूमि में रह करके यही मेजा के जनता के हमेशा साथ हैं, पहुंच रहे हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, तो क्यों नहीं जो है कुछ अलग प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों यही है। मैं भी शहर में रह सकता था, मैं भी शहर में फ्लैट बना सकता था, मकान, लेकिन मेरा मानना है कितना तो मैं इतना पैसे से मजबूत हूँ कि वहां से इलाहाबाद से मैं, नैनी से मैं डेली आकर डीजल डलाकर लोगों के बीच पहुंच पाऊंगा, न मेरी जनता मेरे पास पहुंच पाएगी। इसलिए मैं गांव में रहता हूं। सुबह 2 4 5 फरियादी आते हैं, जो मेरे बस में होता है मैं उनकी मदद करता हूं और यहाँ से लोगों के बीच कोई घटना हुई मुझे पहुंचने में भी आसानी रहती है। इसलिए मैं यही गाँव में रहता हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है गाँव में। तो जो हमारे मेजा के युवा हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीति का दौर बदल गया है। जिस दौर में हम लोगों ने बहुगुणा जी को पढ़ करके, जनेश्वर मिश्रा जी को देखकर हम लोग राजनीति में आए। बहुगुणा जी आप समझिए कि मुख्यमंत्री रहे, कई उच्च पदों पर रहे, लेकिन हम लोगों ने जाना उनके बारे में कि एक भी मकान अपने जीवन के दौरान वो नहीं छोड़ कर गए। जनेश्वर मिश्रा जी के साथ हम लोग बैठते थे, जमीन पर तख्त पे बैठते थे, कभी अपने हाथ में रुपया नहीं पकड़ते थे, जेब में पैसा नहीं रखते थे। किराए के मकान से राजनीति शुरू किया और किराए के मकान में आखिरी सांस ले लिया बहुगुणा जी और जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोगों ने। यही सब सोचकर हम राजनीति में आए। लेकिन आज नौजवान कहीं न कहीं दिग्भ्रमित है और वो पैसे के पीछे भाग रहा है। मेरा मानना है कि राजनीति में देखिए, पैसे का बहुत प्रभाव नहीं होना चाहिए। आप देखिए, हमारे यहाँ जितने भी लोग विधायक बने, किसी के पास पैसा नहीं था और यही सब समझ के हम संघर्ष किए। और नौजवानों से मैं मेजा के इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें खोलिए, आप देखिए कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन आपके लिए खड़ा है, कौन क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता है और किसका विजन है, कौन पढ़ा लिखा है, किसका विजन है, उद्देश्य क्या है, मेजा के लिए करना क्या चाहता है और कौन कर सकता है, इस पर भी सोचिए। अगर मैंने संघर्ष किया है, मैं लाठी खाया हूं, मैं जेल गया हूं, हर मुद्दे पर आप एक भी मुद्दा बताइए मेजा का जिस मुद्दे पर मैंने लड़ा हूं। बिल्कुल, बाबा तिवारी पहले खड़े हो, चाहे बाढ़ आया हो, मैं जो मेरे पास क्षमता रही हो मैं लेकर खड़ा रहा। कोरोना काल में सारे नेता अपने घरों में छुप के बैठ गए थे, मैं लगातार अपने दरवाजे से राशन बांटा हूँ। वो क्षेत्रों में टहल कर मैंने जितना संभव हो सका लोगों की मदद किया। मेजा वांगे पक्का पुल का देखिए मेरा चलाया हुआ मुहिम है, कितना मैंने उसके लिए प्रयास किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया मांडा के अंदर, मैं मांडा को भी मेजा विधानसभा का हिस्सा मानता हूं, मेजा के अंदर ही है। वहां लोगों की, कुछ लोगों की मायूसी है कि ये पुल अभी यहाँ नहीं पास हुआ, अरे वो भी तो हमारे विधानसभा का हिस्सा है। पुल वहां बन गया, उसके जो उसको बन जाने दीजिए, फिर प्रयास आगे के लिए। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। जो नेता होते हैं, जो नेतागिरी और राजनीति करते हैं, उनका सबसे पहनावा जो है सबसे अलग रहता है। तो एक कुर्ता और जो पैजामा होता है, लोग कहते हैं पहले में, तो आप उसे क्यों नहीं पहनते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं और शर्ट पैंट पे ही दिखते हैं, क्यों? ऐसा क्या, इसका राज क्या है? नहीं, मैं भी जानना चाहती हूं। मैं भी पहनता था कुर्ता, मेरे ऊपर मेरी लंबाई चूंकि अच्छी है तो कुर्ता पजामा बहुत अच्छा लगता था। पजामा तो नहीं, पैंट और कुर्ता पहनता था। लेकिन मैं एक दिन पढ़ रहा था महात्मा गांधी जी को। आप सोचिए कि देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने कपड़े को उतार कर एक धोती में आ गए। मुझे लगता है कि कुर्ता हमारा सम्मान होता है, हमारा स्वाभिमान होता है। अगर देश को आजाद कराने के लिए अपना सूट बूट पूरा कपड़ा छोड़कर एक धोती में आ गए, तो मुझे लगता है कि मैं मेजा के अंदर मेरा स्वाभिमान में अपने लोगों का नहीं बचा पाया हूँ, सम्मान नहीं बचा पाया हूँ, तो मुझे कुर्ता पहनने का अधिकार
नहीं है। और शर्ट पैंट या टी शर्ट पैंट मुझे नहीं लगता कि बुरा। जब मेजा भी अभी मैं राजनीतिक रूप से मेजा को भी मैं गुलाम मानता हूँ, राजनीतिक रूप से मैं मेजा को गुलाम मानता हूँ। और मेरा मिशन है कि जब जिस दिन मेजा हमारा आजाद हो जाएगा, किसी के मेजा को लोग कहते हैं राजनीति का हब है, राजनीति मेजा से शुरू होती है और राजनीति जो है मेजा में ही खत्म होती है। निश्चित रूप से राजनीतिक बुद्धिजीवी लोगों का गढ़ रहा है मेजा, और उससे कहीं न कहीं ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हो गए। सबको कहीं न कहीं लोग अपने निजी स्वार्थ की ओर भाग रहे हैं। सबको सोचना चाहिए कि मेजा हमारा यह वही विधानसभा है जिसने देश का नेतृत्व किया। आज हमारे ऊपर दूसरे लोग आकर कब्जा हो, राजनीति करें, और मेजा का निर्णय बाहर के लोग करें, यहाँ के भाई भाई को लड़ाएं, यहाँ पर जाति धर्म मजहब की राजनीति को फैलाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सबको भाईचारे के साथ एक होकर, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस दल का व्यक्ति हो, जहाँ अपने क्षेत्र जन्मभूमि और कर्मभूमि की भावना हो, वहाँ अपनी मातृभूमि के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अच्छा, आप कितने बार जेल जा चुके होंगे? एक जो अंदाज हो आपका वो बताइए, कितने बार जो जनता के प्रति जेल जा चुके होंगे? देखिए, मुकदमे तो मेरे ऊपर कई हुए हैं, लेकिन मैं 2-3 बार ही जेल गया हूँ। और जनता के मुद्दों पर जो मुकदमे हुए हैं, मतलब खुद के मुद्दे पे जेल नहीं गए? नहीं, हमारा व्यक्तिगत किसी से भी आज तक व्यक्तिगत मामलों में 151 भी मेरे ऊपर नहीं हुआ होगा। एक आक मुकदमा हुआ था गलतफहमी में, वो भी खत्म हो गया। तो जो भी मेरे ऊपर है, सरकार बनाम बाबा तिवारी, सरकार बनाम सर्वेश तिवारी, यही मुकदमे हैं, जनहित के मुद्दों पर लड़ते हुए मुकदमे हो। खैर, मैं इसे नहीं मानता कि अच्छा, इतना मुकदमा हुआ एक जनता के लिए, तो वो जनता आपको वंचित क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है, और मेजा की जनता के लिए भी है कि आखिर जो बाबा तिवारी इसी जनता के लिए कई मुकदमे झेल रहे हैं, कई बार जेल गए, कई बार लाठी खाए हैं, तो जनता क्यों आपको वंचित कर रही है उन सब चीजों से? ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोग मुझे नहीं समझ पाए, या मैं लोगों को नहीं समझ पाया। राजनीतिक अनुभव की कमी थी। जब से मैं होश संभाला, राजनीति में आ गया। अब राजनीति की परिपक्वता की उम्र, मुझे लगता है कि भाई मुझे बहुत कुछ, चुनाव में नहीं जीत पाया, लेकिन बहुत कुछ मैं समझने को मुझे मिला, जानने को मुझे मिला। लोगों में मेरी पकड़ पर मजबूत हुई, व्यक्तिगत मेरी टीम मजबूत हुई। तो मुझे लगता है कि आज नहीं कल मेजा के लोगों को समझ में आएगा कि उसका हितैषी कौन है, मेजा के लोगों का असली शुभचिंतक कौन है, मेजा का भला कौन करना चाहता है, मेजा का विकास कौन करना। जब आप राजनीति शुरू किए थे तो क्या डायरेक्ट 4 व्हीलर से शुरू किए थे कि साइकिल से या मोटरसाइकिल से? नहीं, मेरे पास जब मैंने राजनीति शुरू किया तो उस समय मेरे पास न तो मोटरसाइकिल थी और न तो 4 व्हीलर थी। और राजनीति मैं जब शुरू किया, धीरे धीरे कहीं से 2 व्हीलर की व्यवस्था, फिर से धीरे धीरे सब होता रहा। गरीबों की मदद किया, संघर्ष किया, धीरे धीरे व्यापार के साथ। मैं शिक्षक भी था, मैं पढ़ाता था, मैं नैनी में कोचिंग चलाता था, और घूरपुर इंटर कॉलेज है राधा कृष्णन, उसमें पढ़ाता था। तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके धीरे धीरे मैं आया। आप समझिए कि मैंने 3 स्कूलों की स्थापना की। मेजा रोड में मेजा पब्लिक स्कूल, और कोराव में मैं गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल चलाता था। कोराव के लोगों से आप जाकर पूछिए, 500-700 की संख्या थे। मांडा में मैंने मेजा पब्लिक स्कूल चिलविला के अंदर स्थापित किया था, बहुत अच्छा हो गया था मेरा। 3-3 स्कूल चल रहा था। और लेकिन राजनीतिक व्यस्तता के कारण मुझे अपने कोराव और मांडा रोड दोनों स्कूल बंद करने पड़े। हाँ, तो ये मेजा रोड विसर्जन वाला स्कूल चल रहा है। तो मैंने राजनीति में बहुत कुछ गंवाया है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, और MSc MPhil मैंने किया है। बहुत अच्छा स्कूल मैं कोराव चिलविला में चला रहा था। अब तक शायद उसको चलाता रहता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन मैंने राजनीति में बहुत कुछ गंवाया है। अच्छा, राजनीति में आपने गंवाया है तो राजनीति से मिला क्या है आपको? सम्मान, आप लोगों का प्यार, स्नेह, कम से कम आज परिचय का मोहताज नहीं। मैं नहीं मानता कि राजनीति में विधायक बनना है सब। मगर आज भी बाबा तिवारी अगर कहीं पहुंचते हैं तो बाबा तिवारी का जो जलवा रहता है और जो पकड़ रहती है, जो लोगों के प्रति मान सम्मान रहता है, वो सबसे अलग होता है। चाहे वो शादी हो या ब्याह हो या तेरहवीं हो, हर चीज में बाबा तिवारी पहले तो निश्चित रूप से यही सम्मान मुझे मिला। आज मेजा की जनता उम्मीद करती है,
रात के 12 बजे जनता का फोन उठाने वाला कौन है? बाबा तिवारी। अगर किसी के साथ अन्याय हो तो कौन खड़ा होगा? एक नाम आप बताइए मेजा के अंदर जो किसी के साथ अन्याय हो तो थाने पर लड़ सकता हो, अधिकारियों से लड़ सकता हो। कोई लड़ने वाला नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए कोई भी आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मुसीबत के समय में मेजा के लोग मुझे याद करते हैं, और जितनी मेरी ताकत है मैं खड़ा रहता हूं, और आगे भी जितनी ताकत रहेगी उसके साथ। इस बार बाबा तिवारी क्या कुछ अलग लेकर के आ रहे हैं जनता के प्रति? देखिए, कुछ अलग नहीं, मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है कि विधायक हमारे स्थानीय हो, मेजा का हो, और जो लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे। विधायक का मतलब ये नहीं कि आप बन जाओ तो सिर्फ घूमो। विधायक का मतलब है कि जनता के बीच चौपाल लगना चाहिए, ग्राम वाइज चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। वहीं अधिकारी आए, वही एसडीएम आए, वहीं थानेदार आए, चौपाल में सब अधिकारी उपलब्ध हैं, ऑन स्पॉट फैसला होना चाहिए। जो गलत है उसको गलत बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो सही हो उसकी मदद करने वाला। आज की डेट में तो यही चल रहा है आपके सामने, अगर आपके सामने गलत हो रहा है तो लोग उसे इग्नोर करके हट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए, बहुत तो नेता हैं। गांजा स्मैक को लेकर कोई बोला? नहीं। मैं बोला ना, क्या मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं? है ना? क्या ये स्मैक बेचने वाले और गांजा बेचने वाले साधारण लोग हैं? आप बताइए। बहुत बड़े माफिया, गुंडे, और जो तो मेरे भी बीवी बच्चे हैं ना, कभी तो भी हो सकती है मैं आपके भी सामने। रात चलता हूँ ना, कभी कभार तक अकेले रहता हूँ। इन सब चीजों का डर नहीं है मुझे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग डरे होते तो देश कभी ना आजाद होता। मेजा के लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी, मैं दूंगा। मेजा के नौजवानों को नशे की चपेट में मैं नहीं जाने दे सकता। आज बेरोजगारी फैल रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? कोई बोलने वाला है कि लोगों के पास आज आम व्यक्ति खाने तक के लिए परेशान है, महंगाई चरम पर है। इसी की वजह से चोरियां बढ़ गई। निश्चित रूप से स्मैक के कारण चोरियां बढ़ी हैं। क्योंकि उनको जब कहा जाता है, जब नशा ग्रसित करता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको ये चाहिए कि हमें चाहिए, वो चाहे कोई भी चीज हो उसे वो बेचना तैयार। स्मैक के नशेड़ी अगर उसके पास नहीं होगा स्मैक, तो उस परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है। अपने माँ बाप का चैन खींच कर ला सकता है। कोई भी घर का बर्तन अगर घर में उसे नहीं मिलेगा तो बाहर चोरी करेगा, छिनौती करेगा, लूट करेगा, कुछ भी करेगा। उसको स्मैक चाहिए। तो ये सब चीज, और आए दिन आप देख रहे हैं दुर्घटना हो रही है स्मैक के कारण। लोग रोड पर, नशे के कारण लोग रोड पर लड़ के मर रहे हैं। तो मेजा की चिंता किसको है? किसी को है नहीं। मैं मेरी ये जन्मभूमि है, मेरी ये कर्म भूमि है, तो यहाँ लोगों की चिंता करना ये मेरा नैतिक कर्म। आज भी हम देखते हैं कि बाबा तिवारी का जो नंबर है, चाहे वो 17 साल का ही क्यों ना लड़का हो, सभी के मोबाइल में, कुछ ही बचे होंगे, सबके मोबाइल में नंबर सेव है बाबा तिवारी। निश्चित रूप से आप देखिए, 9415 वाला नंबर मैं 2003 से चला रहा हूँ, मैंने नंबर नहीं बदला है। मैं चुनावी नेता नहीं हूँ कि जो चुनाव के बीच आऊं। आज सबसे ज्यादा अगर नंबर मेजा विधानसभा में किसी का नेता का होगा तो मुझे लगता है मेरा होगा। 80% लोगों के पास कम से कम मेरा व्यक्तिगत नंबर होगा। तो मैं हमेशा चूंकि फोन उठाता हूँ, लोगों की उम्मीद रहती है। आप सुबह किसी 7-8 बजे आइए, 8 बजे तक आइए, देखिए 2-4 गरीब गुरबा ऐसे लोग जिनसे लोग मिलते भी नहीं, लेकिन वो आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, मैं उनका सुख दुख सुनता हूँ, जो हो सकता है मैं उनकी मदद करता हूँ। तो इस बार जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मैं जनता से कहना यही चाहता हूँ, खासतौर से अपने युवा नौजवानों से, कि जागिए, आप में हो सकती है। अगर आप ईमानदारी से 1 साल मेरा साथ दे दें तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके माध्यम से, आपके चैनल, कि मैं मेजा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करूंगा। मेजा के नौजवानों के लिए छोटे छोटे रोजगार स्थापित करने का काम करूंगा। गरीब बच्चों को विधायकी पेंशन में से पढ़ाने का काम करूंगा। और हर साल आपको दिखेगा कि अलग हर गांव में चौपालें लगेंगी, लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, हर वर्ग का विकास होगा। हम आपके मेजा पब्लिक स्कूल में 2 बच्चे जो है किसी में चयनित हुए थे, तो अमरेश जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहे कि हम उनसे एक बात और मुद्दा रखे थे कि कोई गरीब असहाय का बच्चा है और वो पढ़ने के योग्य है, अगर पढ़ना चाह रहा है, और हो सकता है कि मनी के कारण वो न पढ़ पा रहा हो, तो उन्होंने एक ही शब्द रखे थे कि शुक्ला जी, अगर कोई पढ़ने के योग्य है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के योग्य ही नहीं हो, मैं उस पर पूरा खर्च उठाऊं। अगर उस योग्य है तो मैं पूरा खर्च मेजा पब्लिक की स्कूल जो है उस बच्चे को उठाएगी और पढ़ाएगी। निश्चित रूप से आप हमारे स्कूल में पता करिए कि कम से कम 20-25 बच्चे हर साल निःशुल्क पढ़ते हैं।
गरीबों के पढ़ते हैं, अगर उनके अंदर योग्यता है। मेरा मानना है कि शिक्षा में पैसा आड़े नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कोई गरीब है, तो मैं तो घोषणा भी किया हूँ, यमुना पार विकास मंच जो मेरा संगठन है, लगातार लोगों की मदद कर रहा हूँ। अगर कोई लड़का टैलेंटेड है, इंटर पास करता है, किसी कारणवश वो तैयारी करना चाहता है IIT PMT की, उसके पास पैसा नहीं है, तो आए हम लोगों से पैसा मांग कर। मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैंने यमुना पार विकास मंच संस्था बनाई है। लोगों से पैसा मांग कर मैं उसको पढ़ाने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं सदैव लोगों के साथ था, जेठ दोपहरी आधी रात, बाबा तिवारी इस सबके साथ, नारे के साथ आगे भी रहूंगा। बाकी मेजा की जनता को, खास तौर से नौजवानों से मैं कहूंगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप किसके पीछे भाग रहे हो, किसका जिंदाबाद लगा रहे हो। क्या वो नेता है? उसने मेजा के लिए किया क्या है? आप सोचिए। थाने चौकियों पर क्या आपसे के लिए से लड़ सकता है? क्या अधिकारियों से अगर आप सही हो तो आपके लिए बहस कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूं, सब कुछ मैंने आजमाया है, आप भी आजमाइए। वक्त है, जागिए। किसके साथ आप रहोगे, किसको आप अपना नेता मानोगे, किसको मजबूत करोगे, ये मेजा के नौजवानों, मेजा के बुजुर्गों को तय करना। लेकिन अगर एक बार कायदे से मेजा का नौजवानों का आशीर्वाद, साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, तो दीपक भाई एक चीज वादा कर रहा हूं, अगर एक बार मौका मिला तो दोबारा, हाँ, तो दोबारा कोई मेजा में बोलने के लायक जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा। इतना लोगों के बीच रहूंगा कि फिर ये 5 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए जब तक रहूंगा। तो उसके लिए तो एक बार चांस की जरूरत होगी, तभी तो आप दिखा पाएंगे। कैसे कैसे दिखा पाएंगे? निश्चित। देखिए, अभी तक जहां मुझे मौका मिला, आप देखिए वर्तमान समय में मैंने, मेरी पत्नी जहां से जिला पंचायत है, लगभग 40 सड़कें, 8 नालियां और लगभग 100 गरीबों की बेटियों की शादी में मैं टीवी, बेड, जो मुझसे बन पड़ा है, मैंने अपने क्षमता के से ज्यादा मदद किया है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे पास पैसा नहीं रहता, तो मैं अपने दोस्तों से मांग कर मदद करता हूं, लेकिन करता हूं जो हमसे हो सकता, जितना मेरे बस में है। मैं हमेशा कहता हूं कि हजारों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, लाखों उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। सजाना चाहता हूं पूरे मेजा को, पर चादर से ज्यादा पैर फैलाए नहीं जाते। जो मेरी ताकत है वो मेजा के लोगों के लिए है। देख रहे हैं हमारे साथ वही बाबा तिवारी मौजूद थे, जो आप लोग देखे होंगे। कई जो है ऐसे मुद्दे थे जो कि इनका पर्सनल मुद्दा में किसी में जेल नहीं गए हैं, न तो इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। फिलहाल यही मेजा की जनता के उनके कर्तव्य और निष्ठा को देखते हुए हमेशा खड़े हुए हैं। और अब कमेंट के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा कि इस बार क्या कुछ चेहरा अलग आएगा, या तो मेजा की जनता क्या कुछ नया करने के लिए और क्या कुछ राजनीति में कुछ अलग करने के लिए सोच रही है। आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर बाबा तिवारी का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बाबा तिवारी का भी कमेंट जरूर आप लोग रखिएगा। जिस तरह से बाबा तिवारी पूरे मेजा के जनता के प्रति खड़े हैं, इनके कार्यों को लेकर के आप लोग जरूर अपने कमेंट जरूर रखिएगा।